विघ्नहरं नमामि। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्ध सदन गज बदन विनायक, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब दायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम प्रिय मानस मोरे, बसहु राम प्रिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए 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 गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिरुद्ध जी आपकी प्रस्तुति। आपने स्वरों की लहरी में सबको डुबो दिया। आज आपका स्वर आज कुछ इस प्रकार से आ रहा था जैसे पुराने जमाने में जब रेडियो पर जब सुनते थे तो जब उसकी फ्रिक्वेंसी इस दिशा से थोड़ा उधर दिशा को थोड़ा रेडियो घुमा देते थे तो कभी बढ़ जाती ऐसे घट जाती, तो शायद यह नेटवर्क की कमी के कारण है। तो आपकी आवाज हम तक आज बहुत कम कम पहुंची है। तो ठीक है, आपने गणेश जी की वंदना की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आज का पाठ प्रारंभ करेंगे। ठीक है फिर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे संपूर्ण संस्कृत शिक्षा परिवार की तरफ से। जी जी, आप सभी को भी प्रणाम। चलिए अब आप म्यूट करिए, अब हम आगे पाठ प्रारंभ करें। चलिए मंगलाचरणम। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, हम इस मंगलाचरण को प्रतिदिन किया करते थे। हमसे काफी लोगों ने निवेदन किया कि आप इस मंगलाचरण को हमें उपलब्ध कराएं लिखित रूप से, तो इसलिए हमने इस मंगलाचरण को आज
आप लोगों के सामने लिख करके प्रस्तुत किया और यह आपके सामने अर्थ सहित है। तो चलिए मित्रों, आज हमें जो पढ़ना है वह है हल संधि। मैं समझता हूं अच संधि आप सबको आ गया होगा, उसका अभ्यास करते रहिएगा। तो सबसे पहले जैसे हमने अच संधि में जाना था, संधि के भेद जाने थे, उसी तरीके से आज हम हल संधि में भी यह जानेंगे संधि के भेद क्या है हल संधि के। और हमने पिछले टाइम जब अच संधि पढ़ी थी तो वहां पर भी मैं संधि किसे कहते हैं ये आपको बता दिया था। अच संधि में भी यह बताया था, अच संधि किसे कहते हैं वह भी बताया था कि जिसमें अच कार्य अर्थात पूर्व में अचो पर में अचो ऐसा कोई अच कार्य हो तो अच संधि के अंतर्गत आता है। मित्रों, हल संधि में भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, पर वो हल संधि में इस प्रकार की स्थिति बनती है वो दो, क्या बोले उसको, दो जगह है ना। हाँ, मतलब दो टाइप की स्थिति बनेगी वो हल संधि में। ऐसा या तो ये हो सकता है पूर्व में हल वर्ण हो पर में हल वर्ण हो, हल मतलब कोई एक व्यंजन। जी कभी कभार यह भी हो सकता है कि केवल केवल हल वर्ण ही पूर्व में हो, पर में आपको अच वगैरह की स्थिति बन जाएगी, जब क्योंकि जब वो पदांत में कहीं हल को कार्य करना हो। पर कहने का मुख्य बात यह है कि जो भी कार्य होगा वह सिर्फ आपको जो करना है हल वर्ण को ही कार्य करना है इसमें। और जैसे अच संधि भी संहिता के विषय में होती थी, ऐसे ही संहिता का विषय होने पर हल संधि भी होगी। सब जी हल संधि में एक और मुख्य भेद है कि हल संधि के सूत्र प्रायः त्रिपादी में पठित हैं। जैसे आपने पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के अनुसार जाना था ना, त्रिपादी और सपादी की व्यवस्था। जी जी तो हल संधि के प्रायः सूत्र जो त्रिपादी में पठित हैं, अतः इस संधि को पढ़ते वक्त हमें ध्यान में यह रखना चाहिए कि किस संधि की अपेक्षा कौन सी संधि असिद्ध है, इसको भी हम आगे ध्यान में रखेंगे। अतः हम इस प्रकरण में प्राय जो सूत्र उद्धृत करेंगे उनकी संख्या के सहित करेंगे, क्योंकि उसका एक मतलब होगा, ये हमें धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाएगा। जी तो हमने जो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जो ये भेद आपको जो पढ़ने हैं इस पिछले लगभग 20 दिन में, तो आपको जो ये भेद पढ़ने हैं वो यह भेद रहेंगे। तो जैसे सबसे पहले है इसमें इष्टुत्व संधि, उसके बाद रहेगी इष्टुत्व संधि, फिर है जस्तु संधि, अनुनासिक संधि, परसवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि, चर्तु संधि, अनुस्वार परसवर्ण संधि, कुक टुकादि आगम संधि। ये कई प्रकार के इसमें आगम है, कहीं कुक है, कहीं टुक है, कहीं मुठ है, और भी तमाम तरीके के, एक लास्ट में तुक है। तो हमने उनको आदि पद से गृहीत कर लिया है। तो मतलब यहाँ पर एक आगम होगा और उस आगम को कोई संधि का कार्य हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये आगम प्रधान होगा इसमें कहीं ना कहीं। जी तो है ये हल संधि के अंदर यह कुक टुकादि आगम संधि का मतलब है वहां कार्य इनमें से ही कोई होगा जो ऊपर कहे गए हैं, कहीं पूर्व सवर्ण, कहीं चर, तो कहीं अनुनासिक, कहीं जस्व, होगा तो यही। पर वो चूंकि एक इसमें आगम हो जाता है बीच में, तो अतः हमने इसे यहाँ पे रखा हुआ है। और एक इसमें रू प्रकरण है इस हल संधि के अंतर, तो उसमें भी जो ये लास्ट वाले दो हैं 9 और 10 है, ये ऊपर वाले 8 का एक मिश्रित सा रूप है। अर्थात रू प्रकरण में भी जो संधि होंगी वो उस प्रकार की होंगी, कुछ जो पूर्व संधियों से संबंधित रखेंगी, है ना। वो एक प्रकार की मिश्रण सी संधि है। मुख्य रूप से देखे जाए तो इसके 8 भेद हैं, और कौमुदी के अनुसार यदि सबरे गिन लिए जाएं जितने भी है आगम सहित का मिला करके, चाहे रूप प्रकरण वाला हो चाहे कुक्टुक आगम हो, तो एक टोटल मिला करके कुल 10 भेद हो जाते हैं। जी इतनी चीजों को हम लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ेंगे, जो कि आपके सामने यह स्पष्ट है। इन्हें बीच में भी और आपको ध्यान करने के लिए कभी बता देंगे। अभी आपके सामने जो यह है वो है आपके सामने इष्टुत्व संधि, जो आपको पढ़नी है सबसे पहले नंबर। जी चलते हैं फिर अगली स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड तो ये तो परिचयात्मक थी। अगली स्लाइड में हमें
अब हल संधि के प्रथम सूत्र से देखना है। हल संधि में जो सबसे पहली जो संधि है वह श्चुत्व संधि है, आपने भी देखा। जी और वह जो श्चुत्व संधि है जो आप यहाँ देख रहे हैं, उसका सूत्र है स्तोहोश्चुनाश्चु। यह सूत्र दिया हुआ आपकी पुस्तक में है। जी जी सूत्र का अर्थ भी आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, मैंने उस अर्थ को यथावत लिखा है। अर्थ बहुत सरल था, तो मुझे उसको यह नहीं लगा कि इसे बहुत ज्यादा वो करना चाहिए, लेकिन इसको मैं डायग्राम के माध्यम से और अधिक स्पष्ट किया हूँ। सूत्र का अर्थ ये बनता है सकार तवर्गयोः। दो चीजें यहाँ पर, एक तो है सकार, हाँ आगम और शत्रुगत से सब बताएंगे आगे। जी आगे देखो, इसमें क्या है, एक तो है सकार और एक तवर्ग, दो चीजें हैं, सकार और तवर्ग। सकार मतलब स, तवर्ग मतलब त थ द ध न, ये दो चीज। इन दोनों को मतलब सकार तवर्ग, तो सकार तवर्ग, सकार एक हो गया और तवर्ग हो गया 5, तो तवर्ग में 5 अक्षर आते। तो क्या हो जाता है, सकार चवर्गाभ्याम योगे। सकार तवर्ग का यदि सकार चवर्ग के साथ योग हो, सकार चवर्ग का मतलब हो गया ये वाला स, और चवर्ग मतलब हो गया 5 अक्षर, च छ ज ज, मतलब 6 वर्ण इधर और 6 वर्ण इधर। तो इनका योग होने पर क्या हो जाता है, यदि योग हो, योग का मतलब अभी बताया जाएगा आपको कि जो प्लस का जो ये चिन्ह है, इससे पूर्व में स्थिति हो या पर में स्थिति हो, दोनों टाइप की हो सकती है स्थिति। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जाइएगा क्या क्या स्थिति है कि सकार तवर्गयोः। तो सबसे पहले तो ऊपर सकार तवर्ग लिखा है, आप ये नीला वाला देख रहे होंगे, ये सकार तवर्ग, स और तवर्ग, सकार तवर्ग और शकार चवर्गाभ्याम योगे। यदि सकार तवर्ग का सकार चवर्ग के साथ योग हो तो वो ये वाले अक्षर लिखे हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, सकार चवर्गौ स्तः, अर्थात सकार चवर्ग ये नीचे वाले अक्षर हो जाते हैं, किनके स्थान पर, इन ऊपर वाले अक्षरों के स्थान पर। ठीक है, पर कब होते हैं, योग होना चाहिए। योग का क्या मतलब है, आपको सकार या तवर्ग या मतलब स तवर्ग पूर्व में मिल सकता है, पूर्व मतलब आपके लेफ्ट साइड में मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सकार चवर्ग आपको पर में मिले। तो आपको करना क्या है, हमेशा करना आपको सकार तवर्ग के स्थान पर ही है काम। ठीक है, तो सकार तवर्ग के स्थान पर ही काम करना है। जैसे यदि स है यदि पूर्व में, तो उसके स्थान पर ये वाला स कर देना। यदि पूर्व में आपको त मिल गया और इधर कहीं किसी भी चवर्ग का योग है तब ता के स्थान पर आप च कर दीजिएगा। यदि पूर्व में आपको तवर्ग का जैसे ध मिल गया तो आप वहां पर झ कर दीजिएगा पूर्व में ऐसा मिलने पर। यदि पूर्व में आपको न मिल गया और पर में कोई चवर्ग का अक्षर है, कोई सा भी, इनमें से पांचों में से कोई सा भी हो पर में, तो क्या कर देना है, पूर्व में यदि ना है तो उसके स्थान पर यह कर देना। आप समझते जा रहे हैं इस बात को, एक बार ढंग से समझ लें, हम आपको नियम फिर बताते जा रहे हैं। या ये तो ऐसी कंडीशन बन सकती है, या फिर सकार पूर्व की बजाय सकार तवर्ग पर में भी मिल सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर योग शब्द का इस्तेमाल किया है सूत्र में। सूत्र की वृत्ति देखिए, योग शब्द है यहाँ पर ये बात नहीं है कि ये चीज परे हो या फिर ये चीज पूर्व में हो, योग शब्द कह दिया है। तो योग क्या है, योग पूर्व में भी बन सकता है और पर में भी बन सकता है, योग तो कहीं भी बन सकता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे यदि सकार तवर्ग पर में है और यदि सकार चवर्ग है, यदि पूर्व में भी होता है, तब क्या करना है, उस कंडीशन पर भी, उस कंडीशन पर भी मित्रों करना वही है कि जो सकार तवर्ग है उनके स्थान पर हमेशा सकार चवर्ग ही करने हैं, मतलब इनके स्थान पर होंगे हमेशा यही। जैसे मान लीजिए कि यदि पर में आपका स है और पूर्व में चवर्ग में से किसी का भी योग मिल गया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाना है कि ऐसे मान लो स है तो उसको स के स्थान पर ये वाला स हो जाएगा, मतलब ये वाला।
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला सा कर देना इस वाले सा के स्थान पर। तो स्थिति पूर्व में मिले या फिर पर में मिले, सकार तवर्ग की स्थिति प्लस के चिन्ह से पूर्व में हो, है ना। मतलब या तो पहली वाली कंडीशन ये हो सकती है, ये कंडीशन ध्यान रखो, सतवर्ग पूर्व में और सचवर्ग इधर हो सकता है। तब क्या करना है, तब करना हमेशा वही है जो ऊपर, जैसे नीले वाले अक्षरों के स्थान पर लाल वाले अक्षर क्रमशः करने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, और शकार चवर्ग, या फिर ऐसा हो सकता है कि सकार चवर्ग, ये दूसरी वाली कंडीशन मिल सकती है, सकार चवर्ग पूर्व में मिले और सकार तवर्ग पर में मिले। तब भी क्या करना है, तब भी आपको हमेशा सकार तवर्ग के स्थान पर, मतलब इनके स्थान पर सकार, मतलब इन वाले अक्षरों के स्थान पर ये वाले अक्षर होंगे, चाहे वो पूर्व में बने रहे चाहे वो पर में बने रहे। बस यह ध्यान रखना, इनमें से कोई एक जरूर होना चाहिए, इनमें से कोई एक या इनमें से कोई एक, पूर्व और पर में स्थिति। ऐसा नहीं हो समान समान हो, है ना। एक सकार चवर्ग में से कोई हो, एक सकार तवर्ग में से हो। तो होंगे वो किस तरीके से, सा को सा, ता को च, था को छ, द को ज, धा को झ, ना को य, इस क्रम से बैठेंगे। बात आई समझ में पंतोला जी। अभी हम उदाहरण आपको देते हैं, उदाहरण भी देते हैं आपको, जिससे आप समझ पाओगे इस चीज को, ठीक है। तो चलिए उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहला रामस्येते, सबसे पहला उदाहरण। रामस्येते में क्या कंडीशन है कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने उन कंडीशन को लिख दिया है। यहाँ देखिए ध्यान से, स इधर है और वो वाला श इधर है। तो अब मुझे पंतोला जी बताओगे, इस पहले वाले में से या दूसरे वाले में से कौन से वाले की कौन कंडीशन बन रही है? पहले वाले की बन रही है। पहले वाले की, क्यों सकार तवर्ग इधर है। सकार तवर्ग का मतलब केवल सभी चलेगा, उनका कोई भी एक व्यक्ति चलेगा, उन 6 में से कोई सा भी एक बंदा। वो जो 6 अक्षर है ना सकार तवर्ग वाले, जी, इनमें से कोई एक भी चलेगा। तो स इधर है रामस्येते में, और ये वाला स इधर है, मतलब इनमें से कोई एक बंदा चलेगा, कोई सा भी एक वर्ण इधर होगा तो वो चलेगा, ठीक है जी। तो क्या करना है आपको, हमेशा इस वाले के स्थान पर, जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, नीचे वाला लेना तो सकार चवर्ग, तो इसको ये कर दिया आपने, तो देखो ये कर दिया। तो जब आप इसे मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, रामस्येते। क्लियर, आ गया समझ में जी। चलिए अब बताइए, रामश्चिनोति। अब ये देखो स इधर है, ये आपने पहचान लिया, चवर्ग च इधर है, मतलब उस वर्ग में से कोई सा भी एक अक्षर। अब बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन बन रही है, पहले वाली की या सेकंड वाले की? पहले वाले की। बहुत अच्छे। तो इसलिए क्या करना है, देखो हमेशा सा है ना, तो सा को ये वाला सा ही कर देना है, क्योंकि भले ही यहाँ पर स परे हो, मतलब चवर्ग का कोई एक होना चाहिए, चाहे ये चवर्ग में से चा खुद हो, होना क्या है उसको, सा को सा, इस वाले रूल से, ठीक है ना। होंगे यही, इन 6 को, ये वाले 6 होंगे क्रम पर, बस कोई भी एक वर्ण आगे पीछे होना चाहिए। अच्छा, और यह देखिए आप अगला वाला, अब एक है सत प्लस चित, ठीक है जी। क्या कंडीशन है, सत प्लस चित। चित। तो तवर्ग इधर है, चवर्ग इधर है, कौन सी वाली कंडीशन है, यही वाली, पहली वाली है। तो ता को क्या कर देना है, ता को चा। हाँ उसी क्रम से करना है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, चित हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो ये सचित बन जाएगा मिलाओगे तो, है। अभी साधारण रूप से हम आपको ये संधियां पढ़ा रहे हैं, हालांकि सचित की जो सिद्धि है उसका तरीका और दूसरा है, लेकिन हम आपको अभी इसको समझाने के लिए इस तरीके से बता रहे हैं। हम आपको जब जस्त और चर्त इत्यादि संधि समझा लेंगे तब सचित जैसे प्रयोगों की कंडीशन और एक बार क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ के हिसाब से समझा रहे हैं। अब बताइए, देखो सारंगिन प्लस जय, तो कौन सी वाली कंडीशन है, पहली, यहाँ भी पहली वाली है, यहाँ पर भी। ये सब उदाहरण पहली वाली कंडीशन के हैं,
ठीक है, दूसरी वाली के भी आगे हम उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करेंगे। तो दूसरी वाली में बस यह होगा कि स चवर स इधर होगा और सकार और तवर्ग इधर हो जाएगा, है वो भी कंडीशन आपको बताएंगे अन्य उदाहरणों के द्वारा, ऐसी भी आपको मिलेगी तो घबराना नहीं। इसलिए तो सार्गिन प्लस जय, तो देखो चवर्ग का योग और वो चवर्ग इधर मिल गया न इधर मिल गया, मतलब सकार तवर्ग और सकार चवर्ग इधर उधर दो साइड में मिल गए, तो क्या हो जाएगा, ना को यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं इस तरीके को जी। ना को क्या हो गया यहाँ, तो क्या बन जाएगा, सार्गिन जया। समझ में आ गया जी? बिल्कुल, ये अत्यंत सरल उदाहरण थे इसके, आपके इस सूत्र के ये चारों उदाहरण पूरे हो चुके हैं। अब आपको कुछ अन्य उदाहरणों की तरफ लिए चलते हैं। इस मैंने अभी जो नियम बताया आप इसे याद रखेंगे। अब आपको उदाहरण की तरफ ले चल रहे हैं ये, हाँ, तो हमें ये शब्दों की सिद्धि कैसे करनी है, तो वो लिखा भी है कि रामस से ते इत्यत्र सस्य, मतलब ये वाला जो सा है पहला वाला, इसका सकारेण मतलब ये दूसरे वाला सा, सेते वाला सा, योग अस्ति, इसके साथ योग है, अतः सस्य स्थाने स इति आदेश जातः। ठीक है जी। तो अतः रामस्येते इति रूपम, इसलिए रामस्येते रूप बन जाएगा। एवमेव रामश्चिनोति अत्र सस्य च वर्ग योग और सच्चिता इत्यत्र सवर्गस्य च वर्ग योग और सार्गिन जय इत्यत्रापि च वर्ग योग, अतः सस्य सकार तवर्गस्य च वर्गादेश होति। रूप कैसे लिखना है, तो रामस्येते इत्यत्र स्तुश्चुनासि सूत्रेण शकार योगे सस्य स्थाने शकारादेशे कृते रामस्येति सिद्धम। इसी प्रकार से आपको अन्य रूपों की सिद्धि कर ली। ऐसे ही आपको और रूप देखने हैं, हरिष्येते, ओके, ऐसे ही कश्चित, हाँ, कश और चित इस प्रकार का रहेगा, तो कश्चित, ठीक है। और इसी तरीके से सत प्लस चरित्रम, तो यहाँ पर तवर्ग पूर्व में है, ये चवर्ग बाद में है, तो सच्चरित्रम, ठीक है जी। और विपत प्लस जालम, तो यहाँ पर भी तवर्ग पूर्व में है, चवर्ग बाद में है, विपत जालम। अब जो और बच गए, अब अभी तक हमें क्या है, ये वाला उदाहरण नहीं मिला है। अब ये तो आपने उदाहरण समझ लिए होंगे, ठीक है जी। और हमें अभी जो उदाहरण नहीं मिला है ये वाला, हम आपको जब अभ्यास कार्य भेजेंगे ना आज इस च्युत संधि का, जी, तो इस च्युत संधि के अभ्यास कार्य में क्या होगा, किसी प्रयोग में ऐसा भी हो सकता है सकार और चवर्ग इधर हो और सवर्ग इधर हो, तब आपको करना क्या है, करना आपको इसके स्थान पर ही है काम, ठीक है। तब आपको क्या करना है, इसी के स्थान पर काम करना है हमेशा। बात आ गई समझ में? जी जी। आचार्य जी, हाँ हाँ, वो विपद जालम वाला एक बार दिखाइए। अच्छा अच्छा, तो ये वाला हम उदाहरण और प्रस्तुत करेंगे आपको, मतलब अभ्यास में पूछेंगे, अभ्यास में आप खुद करना है इसे, ठीक है, बड़ी कंडीशन याद रखना जी। चलो, इन्होंने एक विपद जालम के लिए कहा है तो उसको एक बार दिखा देते हैं। ललित भैया एक बार म्यूट कीजिए तो। हाँ, यहाँ पर विपत्त प्लस जालम है, तो यहाँ क्या होगा आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, यहाँ पर ता को पहले च होगा, पहली संधि क्या होगी, ता को च होगा। हाँ हाँ, ये थोड़ा क्या है कि ये जस्तु संधि में चला गया है, एक संधि होने के बाद दूसरी संधि हो गई है यहाँ पर, अतः यह वाला जो उदाहरण है इससे आप थोड़ा बाद में भी समझ लेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जस्तु संधि हो गई है यहाँ पर इसके बाद, तो वो हम वहां पर आपको समझाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि इस च्युत संधि को भी, और जैसे मैं आपको सच्चित जैसा प्रयोग जो आया था उनके लिए भी कहा था कि कुछ इनमें दूसरी संधि की भी कंडीशन बन जाती है, तो जैसे आपने विपद जालम को पकड़ लिया और यह आपको समझा देंगे वहां पर भी जब आएगा तब, ठीक है जी जी। हाँ, क्योंकि ये च्युत संधि के बाद जस्तु संधि में भी चला जाता है, दो संधियां हो गई हैं।
जी ठीक है ना? जी 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 चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उनको लेने से पहले एक स्लाइड और दिखा दें, फिर आपके प्रश्नों को लेते हैं। अभी तक तो आपने जस्तु संधि का नियम जाना कि इष्टुत्व संधि का नियम जाना कि इष्टुत्व संधि कहाँ होती है। अब इसके बाद जो आप आगे जो पढ़ रहे हो, ठीक है, जी ये इष्टुत्व संधि का निषेध है कि इष्टुत्व संधि ये कहाँ नहीं होगी। अच्छा हाँ, आपने जाना कि यहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी उसका भी बस एक नियम है, ये भी नियम जान लो। इतने मात्र से इष्टुत्व संधि आपकी पूरी हो जाएगी बस, है ना? बहुत सरल है। तो कहाँ नहीं होती, तो सूत्र कहता है शात परस्य। क्या कहता है सूत्र? सात सात परस्य। सात सात परस्य मतलब ये वाले सकार से परे, ये वाले शकार से परे क्या होना चाहिए? तवर्ग। यदि तवर्ग होता है, तवर्ग मतलब त थ द ध न में से कोई सा भी अक्षर, तो उसको चुत्वम न स्यात्। चुत्वम मतलब च वर्ग का कुछ भी उसको काम नहीं होता, अर्थात स्तु चुनास्तु सूत्र नहीं लगता, कहने का मतलब ये है। ठीक है? तो जी जी जैसे यहाँ पर वही स्थिति है, देखो, विष प्लस न, विष में ये सकार है, उसके बाद तवर्ग, तवर्ग है, आगे ये नकार, नकार है। तो यहाँ पर वो प्राप्त था, क्योंकि देखो पूर्व में है आपके शकार और बाद में है तवर्ग। देखो यहाँ पर इष्टुत्व की प्राप्ति थी, देखिए यहाँ पर बाद में तवर्ग है, दूसरी वाली कंडीशन है, मैंने स्लाइड में दिखाया था वो जी जी है। तो उसमें क्या है था, पहले तवर्ग नहीं है, इसमें बाद में तवर्ग है, देखो मतलब प्लस के साइन से उधर। जी जी दिख रहा तो है। यहाँ पर इष्टुत्व संधि प्राप्त थी, लेकिन उसका निषेध कर दिया कि यदि शकार से परे तवर्ग में से कोई सा भी अक्षर मिल जाएगा, तो यहाँ ना ही ना मिला है केवल, तो इष्टुत्व संधि नहीं होगी। नहीं होगी तो भैया उसे यथावत मिला दो। यदि यहाँ इष्टुत्व संधि होती तो किसको क्या हो जाता, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ पंतोला जी। यहाँ हो जाता नौ को। ना को, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही विसना और सेम प्रश्न, जी प्रस प्लस ना, यहाँ पर भी ना को यहाँ हो सकता था, क्योंकि श इधर है और चवर्ग इधर है, जी तो क्या हो जाता? ये भी यहाँ हो जाता। हो जाता, लेकिन विस्ना प्रश्न यहाँ पर ये नहीं होता। आपने पढ़ लिया सकार से परे तवर्ग होता है, तो इष्टुत्व तो नहीं होता है। आज का यह जो नियम थे आपने पूरे के पूरे पढ़ लिए हैं। और मित्रों, यह इष्टुत्व संधि ऐसी है, आपने देखा कि ये पदांत की कोई अपेक्षा नहीं रखती है, और कुछ संधि अलसंधि में जो पढ़ोगे वो पदांत की भी अपेक्षा रखेंगे। ठीक है? अतः यह जो संधि है सामान्यतः सर्वत्र प्रवृत्त होगी। ये अभी आपने क्या बात कही, यही डाउट है, पदांत की अपेक्षा रखती है नहीं रखता, ये थोड़ा सा ये बात समझ नहीं आई। मतलब यह जो इष्टुत्व संधि ऐसा नहीं कि पद के अंत में कोई वर्ण हो उसी को होगी। अच्छा अच्छा हाँ, जो सुबंत और तिङंत पद होता है ना, ये जो पद के यदि बीच में भी इस कंडीशन बन गई तो हो अच्छा जाएगी। अच्छा 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 ठीक ठीक। और हल संधि में कुछ ऐसी भी संधियां हैं जैसे जस्तु संधि, जो पद की अपेक्षा रखती ही रखती हैं। अच्छा, किसी लंबे पद में यदि मतलब योजक चिन्ह के पूर्व ही बीच में श के शकार तवर्ग के परे शकार हाँ, चवर्ग मिले तो वहां भी हो जाएगा। बिल्कुल। और एक आप इस दूसरे के संधि बीच। में हमेशा यह ध्यान रखिएगा, इष्टुत्व संधि में जो स्थानीय है वो आपका सकार तवर्ग है, स त थ द ध न, ये स्थानीय है। जी समझ गए ना? और सकार जी चवर्ग क्या है? ये आदेश भी है और ये निमित्त भी है। ये आदेश भी है और निमित्त भी है, इनमें दो दो चीज है। जी ठीक है? जी तो चलिए अब आपके प्रश्नों को ले लिया जाए। तो बसंती जी, आप सबसे पहले प्रश्न पूछ रही थी कुछ। अनम्यूट करिए अपने आप को, डॉक्टर बसंती जी। मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, मैं इसी संधि से संबंधित एक आपको हकीकत वाली घटना बता रही हूँ जो इसको हाँ, समझने में सहायक हो सकती है। जी, एक जी, बार जी। एक पोस्टमैन था कलकत्ता में, सारी जगह ढूंढता गया, एक नाम श्री मच्छर चंद्र चट्टोपाध्याय को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। तो एक आदमी बाहर खड़ा था, कहने लगा, भाई साहब आप इतनी देर से क्यों घूम रहे हो, क्या दिक्कत है? कहता, इस नाम का कोई आदमी नहीं मिल रहा मुझे और मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया कि दिखाओ मुझे। उसने देखा तो उसने कहा तो मेरा ही है। कि आपका कैसे, आपका नाम तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है।
तो कि देखिए श्रीमत के साथ में शरद चंद्र जुड़ा है, तो ये त का छ हो गया, फिर छ हो गया, और इस तरह से मच्छर चंद्र बन गया मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वाह वाह वाह, बहुत हाँ। अच्छे। शरद चंद्र श्री मच्छर चंद बन गए इस चित्त संधि के कारण, ऐसा आपका कहना है। बहुत अच्छे, हमारे हाँ, लोगों तो को याद, काफी पसंद आएगा, वो इसे समझेंगे। हाँ जी, ये और समझ जब के, हाँ, जब सचोटी सूत्र आएगा तो और वहां इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। सचोटी सूत्र पर वहां पर भी थोड़ा हाँ इस जी, चित्त संधि का प्रकरण है, जब सकार को छकार हाँ होगा जी, तब। चलिए, बहुत अच्छा, मुझे भी ये हाँ, बहुत अच्छा लगा, ये मैंने प्रथम बार सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलो, आप इस थैंक यू। बात को मित्रों, यदि कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार हम जब सचोटी सूत्र को पढ़ेंगे तो वहां पर सकार को छकार और सुक्त संधि का प्रकरण आएगा, वहां पर भी हम इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो आज आप लोगों के सामने हमने ये 4-6 उदाहरण कुछ प्रस्तुत किए, और बाकी आज आपको अभ्यास कार्य भी मिलेगा, आप स्वयं भी करके देखिएगा। जैसे आप संधि में अभ्यास कार्य करते थे, ऐसी हल संधि में आपको जारी रखना है। हम आपको आज क्लास में भेज देंगे। नाम लीजिए इनके। पंकज घोष जी। मैं बोल रहा हूँ रामोश इति पद। अब हम लोग तो जानते हैं राम विसर्ग भवति अनंतर शेते, रामोश पद एकवरम वदति तत्र स किमर्थम्? रामस के बाद सकार क्यों है, ये पूछना चाहते हो ना? तो विसर्ग ठीक। रामः शेते। हाँ, वो आप विसर्ग बोलते हो वहां पर, रामः सेते इति विसर्गोच्चारणम करोति भवान। तद् बंगोपदेशे तथैव कुर्मः वयम्। किंतु एवं अस्ति, यदि तालव्य शकार यदि परे अस्ति चेत तदा सकारस्य विसर्गादेशः न भवति। यतोहि विसर्ग अत्र हल संधौ एव भवान् अग्रे पठिष्यति खर्वसानयोर् विसर्जनीय इति सूत्रम्। तेन सूत्रेण विसर्गादेशो विधीयते। विसर्गादेशः कुत्र भवति, तस्य सूत्रस्य अर्थज्ञानम् आवश्यकं वर्तते। तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति खरि अवसाने च परे विसर्गस्य रेफादेशः। यदा रामः इत्येव प्रयोग तदा तु विसर्ग एव प्रयोक्तव्य, किंतु यदा अग्रे रामः सेते यदि अस्ति चेत् तत्र किं भवति, तत्र सकारस्य स्थाने विसर्गादेश अर्थात रेफा भवति आदौ, पुनः रेफस्य स्थाने विसर्गादेशः न भवति। कथं न भवति? नापि अग्रे अवसान परे अस्ति, नापि अग्रे खरि परे अस्ति। अच्छा। किंतु भवान् तो शा 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 अत्र शेते इति खर्तु अस्ति, किंतु तत्रापि इष्टोश्चुनाश्चु इति सूत्रेण सकारस्य एव श्रवणं भवति। अनेन सूत्रेण, अर्थात अनेन सूत्रेण तत्र रेफ भवति, रेफस्य स्थाने विसर्गादेशः न भवति, अपितु तत्र शकार एव विधीयते दंत शकार स्थाने। दंत शकार स्थाने तालव्य शकार एव विधीयते। अथ च अयं सकारः अस्ति, रामस् सेते इत्यत्र यः सकारः अस्ति, स सकारः सु औजस् इति विभक्तिः सकारः अस्ति। अतः विभक्ते सकारस्य कुत्र विसर्गादेशः भवति, विभक्ते सकारस्य कुत्र ओकारश्रवणं भवति इति सर्वम् अग्रे विसर्ग संधौ अपि अहं वक्ष्यामि। अतः चिंता मास्तु अस्य कृते। अस्तु अस्तु अस्तु। पुनः तत्र वासरी इति सूत्रं विसर्जनीयस्य स सूत्रम् इति आगमिष्यति एव। अतः यत्र संधि अस्ति तत्र तु रामः सेते इत्येव प्रयोक्तव्य। यदा संहिताया विवक्षा अस्ति तदा तु रामः सेते इत्येव प्रयोक्तव्यः तत्र। रामस्यते। अच्छा। हाँ, रामस्यते। यदा संधे विवक्षा नास्ति, इत्युक्ते संहिताया विवक्षा यदि नास्ति चेत् तदा रामः शेते इत्यपि वक्तुं युज्यते, तत्र हानि नास्ति। किन्तु विभक्त उच्चारणं भवति, किन्तु पाणिनि मते तत्र श्चुत्वं स्यात् इत्येव, यदि शकारः परे अस्ति चेत्। हाँ, शकार च वर्गः परे अस्ति चेत्। अस्तु तर्हि धन्यवादः। अग्रे वदतु। अभिजीत मसनाले जी।
जी ये जो दूसरा उदाहरण था ना, रामश हाँ। चिनोती, हाँ वहां हाँ पे श था, तो वो उसका लिखन ऐसा स्र जैसा रहता है क्या? हाँ, वो शुभांग लेखन अगर अगर बोल रहे हैं। शकार जो है चकार के नीचे चला जाता है। दो तरीके का लेखन होता है, आप मुझे बोर्ड पर देख सकते हैं। दो तरीके का लेखन होता है। एक तो पहला लेखन जो आपको किताबों में दिखता है, एक इस तरीके का मिल सकता है। दोनों ठीक भी है, योग्य है। ये भी ठीक है। और दूसरा जो है लेखन है जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हो, वो यह है, ये और नीचे च, ऊपर स नीचे च और ये। समझ पाए? हाँ हाँ समझ पाया। ये दोनों चीज एक ही है, पर मतलब स के नीचे च। अच्छा, और ये हाँ, जो ये चौथा उदाहरण था श्रृंगिन जयः, जी जी, तो वहां पर भी वही चीज है। हाँ, तो उसका अर्थ क्या हो रहा है वो, यानी कि श्रृंगिन? हाँ हाँ बिल्कुल, सबके अर्थ आप वैसे देख लीजिएगा, आपकी किताबें हैं ना, मूल किताबों में भी लिखे हुए हैं कि सार्गिन जयः अर्थात हे सार्गिन। सार्गिन मतलब जो सार्ग नाम के धनुष को धारण करते हैं भगवान विष्णु, उनकी जय अर्थात उनकी जय हो। इस प्रकार के इनके अर्थ हैं। आप अर्थों का अवलोकन पुस्तकों की सहायता से अवश्य कर लें। ठीक है। हाँ हाँ। और ये जो बाद में जो शात नाम का सूत्र है, उसके शकार के आगे च वर्ग नहीं होना चाहिए, तो अगर उल्टा होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा ना? तब भी चलेगा। स चवर्ग या तो पूर्व में हो और इधर स तवर्ग हो, या फिर स चवर्ग इधर हो पूर्व में और स चवर्ग की स्थिति बाद में बन जाए। दो तरीके हैं, आप देखिएगा एक बार, उसमें दोनों तरीके आपको मिलेंगे। ठीक है। उसका हाँ, उदाहरण नहीं क्या है सर ऐसा? उदाहरण हम आपको कई सारे देंगे। आपने प्रत्युदाहरण में वो पढ़ा था, जैसे आपने विष्णा प्रश्ना में पढ़ा था, वहां पर ये प्राप्त था। हाँ, लेकिन उसका निषेध किया गया, प्रत्युदाहरण में वो दिया गया था वैसा। और बहुत सारे उदाहरण आज आपको करने मैंने क्या किया, होमवर्क में मिलेंगे आपको सब। ठीक ठीक चलिए। ठीक है ना। हाँ हाँ चलिए। सरस्वती गिरी जी। हेलो आचार्य जी, प्रणाम। हाँ बोलिए, नमस्ते। जी आपने जो बोले थे कि तालव्य सकार और जब आदेश और निमित्त, तो इसमें निमित्त का अर्थ क्या है? आप एक बार थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज हमें पूरी अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही है। जी, ये जो तालव्य सकार और च वर्ग, ये दोनों आदेश और निमित्त हैं, तो निमित्त का अर्थ यहाँ क्या है? हैं? निमित्त का आदेश अर्थ क्या निमित्त है? है, जी जी, यहाँ तक मैं सुना हूँ। फिर उसके बाद क्या है, पूछिए। जी, ये जो निमित्त का अर्थ क्या है, थोड़ा निमित्त। निमित्त का मतलब यह होता है कि जिसके रहते हुए कार्य होता है वो निमित्त माना जाता है ना। जैसे हमारा जो ये अभी पठन पाठन चल रहा है ना, तो इसमें मूल रूप से निमित्त है पंतोला जी, जिनके कारण हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही निमित्त इस चुत्त संधि में वह होता है कि ये दोनों निमित्त है। सकार तवर्ग इधर भी हो सकता है, सकार चवर्ग इधर भी हो सकता है। निमित्त मतलब जिनके कारण उसकी कंडीशन बने संधि की, वह तत्व निमित्त कहलाता है। निमित्त मतलब एक इस प्रकार का कारण उस संधि को करने में। ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और निमित्त क्या है, स्थानीय क्या है, यह हम एक बार असंधि प्रकरण में शुरू में बता चुके थे। तीनों चीजों को, निमित्त, आदेश और स्थानीय, तीनों चीजें। ठीक है, चलिए। प्रदीप बहुत बढ़िया। प्रदीप पिल्थरे जी। गुरु जी नमो हाँ जी, हाँ नमः। जी, नमो नमः। अस्याः संदेह इष्टुत् किमर्थं कथ्यते महोदय इति ज्ञातुम् इच्छामि। अच्छा, इष्टुत्व संधि क्यों कहते हैं? बहुत सरल है। इसमें इष्टुत्व इसलिए कहते हैं, एक ये सा होता है और एक होता है ये चू। चू मतलब चवर्ग, श मतलब सकार और चू माने चवर्ग। यही दोनों चीजें संधि में आपने देखा हो होती हैं। जैसे आपने ना के स्थान पर यहाँ किया था, और जो दंतशा था उसको तालव्यशा किया था, और जो त था उसको च करना पड़ता है सत चित वगैरह में। तो इसीलिए इसमें सकार और चकार होते हैं। इसलिए ये हो गया इश्चू।
क्या हो गया है, इश्चु। और बस इसमें एक त्व प्रत्यय जोड़ देते हैं प्राय इसमें, त्व प्रत्यय, तो इसलिए ये हो गया इश्चुत्व। समझ गए ना? त्वापित्रय किम बोधयति महोदय? त्वाप्रत्यय अत्र त्व प्रत्यय भावार्थे भवति, अर्थात इश्चु इत्यनयो भावः इश्चुत्वम। ये दोनों का जहां विधान हो वो उसे इश्चुत्व कहते हैं, मतलब शकार चू मतलब चवर का। अस्तु महोदय। हाँ, यह भावार्थक प्रत्यय आपको तद्धित प्रकरण में पढ़ने को मिलेगा। महोदय एकः प्रश्नः एव, विपज्जालम् एक विधानं किम् अस्ति? एकवारं पुनः सर्वेषां कृते वदतु। विपज्जालम् इत्यस्मिन् विषये हम जस्त्व संधौ यदा आगमिष्यति तस्मिन् अवसरे एव वक्ष्यामि। अस्तु, आं महोदय। अतः तस्य विषये चिंता न कार्य। धन्यवादः। आचार्य जी एक बार म्यूट ऑल कर दीजिए, तो मेरा लाइट चले गया था तो होस्ट से हट गया। अच्छा, हाँ मुझे वही लग रहा था कि मैंने आपको को होस्ट बनाया था। अब आप भी म्यूट हो गए आचार्य जी। बालकृष्ण जी सुन पा रहे हैं मुझे? बालकृष्ण जी, जी गुरु जी। हाँ जी गुरु जी। आचार्य जी आप गुरु जी म्यूट हो गया। आचार्य ध्वनि न आगच्छति। हाँ ये कह रहे थे कि जब आपको कोस्ट की जिम्मेदारी दी जाती है, जब और जैसे कोई व्यक्ति लेफ्ट हो जाता है तो हम 2-3 को कोस्ट बना के रखते हैं, तो आप उस बात को ध्यान दिया करिए कि कोई यदि अनम्यूट हो तो वो कोई यदि अनम्यूट हो तो उनको आपको म्यूट करना है, ठीक है? जैसे आचार्य सुमित जी को भी हम बनाते हैं, आपको भी बनाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखा करें। ललित भी एक बार म्यूट कीजिए ना, आपकी तरफ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ ठीक है, अब सही है ना जी? ललित जी प्लीज। ललित जी आप म्यूट रखिए, आपके यहाँ से ज्यादा दिक्कत है, ये कौन होती रहती है बीच में जी। आप जब प्रश्न पूछा करें तब। हाँ ठीक है। तो आज का हो गया ना ये, और कोई बचे हैं? जी दो लोग बचे हैं, वैखरी जी के अलावा दो लोग बचे हैं। पूछिए, नाम लीजिए। वैखरी जी। सर आचार्य जी। जी प्रणमामि। हाँ, हर हर महादेव। बोलिए। ये जो रामश्चेते का उदाहरण है, तो वो हरिश्चेते ये जो शब्द है, तो ये भी इसी संधि का रूप होगा क्या? यही संधि है। तो जो श्लोक है मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, रामश्चेते हरिश्चेते। वो हरि, हरि हिमालय सेते है, सही है जी। तो जी वो अगर हरिश्चेते ऐसा है ना, क्या है, हर हिमालय सेते, और याद नहीं आ रहा है मुझे, अभी स्मरण नहीं हो रहा है उसका। तो ये लेकिन संधि यही होगी ना इसकी? हाँ संधि यही होगी। ऐसे है वो, कमले कमला सेते, हरिश्चेते हिमालय, हरिश्चेते, हर मतलब भगवान शिव हिमालय पर सोते हैं, और हरि ही क्षीर सागरे सेते, ऐसे है। और लास्ट में ये है, मन्ये मतकुण संकया, के खटमल की आशंका से शायद। पूरा सुभाषित अगर वो उसका अर्थ भी अगर आपको मिलता है। हाँ, अर्थ तो पता है ना उसका, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। अच्छा। कि कमले कमला सेते, कि कमल पर कमला सोती हैं। कमला मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी किस पर रहती हैं? कमल के पुष्प पर उनका आसन है ना, वहां पर जी। और जो है हिमालय, सेते हिमालय, और हर मतलब भगवान शिव जो है कहाँ सोते हैं? हिमालय पर, जहाँ बर्फ ही बर्फ है, कुछ भी नहीं, आज तक कोई भी पहुंच नहीं पाया वहां पर, सबको पता होगी जी। और क्षीराब्धौ च हरिष्येते, ये है क्षीराब्धौ च हरिष्येते, क्षीर के अवधि में हरिष्येते, अर्थात भगवान विष्णु सोते हैं। तो क्यों सोते हैं ऐसी दुर्गम जगहों पर? इनके लिए खटिया बिस्तर कुछ ऐसी बेड वगैरह कोई चीज नहीं है क्या? क्यों सोते हैं ऐसी जगह पर? तो किसी ने मजाक किया कि मन्ये मतकुण संकया, कि शायद
इन जगह पर रहेंगे तो उन्हें खटमल से डर लगेगा कि खटमल कहीं काट न जाए। खटमल होता है ना एक ऐसा जीव जंतु है कुछ चींटी के आकार का कि वो काट जाता है। अच्छा। तो मन्य मतकुण संख्या, तो मतकुण अर्थात उस खटमल की आशंका से लगता है, मन्य मतलब वो आशंका कर रहा है कि इसलिए सोते होंगे। अच्छा अच्छा जी, यह उसका है। धन्यवाद। प्रियंका देवी जी। चलिए जी, प्रियंका देवी जी। नमो नमः महोदय। जी नमो नमः। सर जो आपने बताया है सत प्लस चित सचित, तो सर इसमें सचित का लेखन मुझे समझ नहीं आया, एक बार बताना आप। ये दो तरीके से बता रखा है। अभी आप में से प्रश्न पूछा था ना कि सच ऐसे कर सकते हैं, अभिजीत बंसाली जी ने पूछा था, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा सचित का, हाँ ये तो ये कश्चित का है। ये तो मुझे समझ नहीं आया सर, एक बार बता देते। हाँ, अरे ये नीचे लिखा हुआ है, देखो ये वाला। एक बार दोबारा से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखो सचित कैसे लिखना है, सा है जी, और ये आधा वाला च और ये पूरा वाला च, ऐसे इकार की मात्रा। सचित बस हो गया। इसमें क्या था, सचित का तो एकदम सरल है। उस वाले का रामस चिनोती में थोड़ा कठिन था, वो इसलिए वो उधर समझाया था। जी सर धन्यवाद। है ना, ये तो चा है, मतलब दो चा बस। ये तो वो किसी लिपि में वो ऊपर नीचे एक ही डंडी में दोनों आधा चा पूरा चा दोनों भी लिख देते हैं। हाँ वो भी आपको मिल सकता है शायद, कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको देखो वैयाकरण को समझना चाहिए। आपको ऐसे भी मिल सकता है, ऐसा और ऐसा, एक इस तरीके का भी मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, एक ही चीज है तो। ठीक है, यहाँ पे दिखता दोनों पूरे जैसा है ना। हाँ नहीं आधे ही है इसमें, एक शुरू पहला वाला आधा होगा, लास्ट वाले पे एक ही मात्रा। जी। चलिए आपने बहुत सही तरीके से ध्यान इसका दिलवाया। मानसी दीक्षित जी। चलिए जी, हो गया। नहीं, मानसी दीक्षित जी है, फिर अमर कुमार जी है। हाँ, नमो नमः आचार्य जी नमो नमः। ये सिर्फ त्रिपादी में ही इसके सूत्र है, ऐसा क्यों? पाणिनि जी ने हल संधि का विधान नहीं किया है क्या? हाँ, आपको यह भी बात पता चलेगी जब जस्तु संधि वगैरह हम और आगे बढ़ेंगे। हाँ, इन संधियों को त्रिपादी में रखने के आपको प्रयोजन समझ में आने लगेंगे। इस प्रकरण में 2-4 या शायद 5 ही सूत्र होंगे जो पाणिनि जी के हैं, बाकी सारे त्रिपादी के हैं। नहीं, सभी पाणिनि त्रिपादी भी, अरे पूरी अष्टाध्यायी पाणिनि की, अष्टाध्यायी में ही सपादी त्रिपादी विभाजन है। लेकिन त्रिपादी बोलते हैं ना कि अन्य आचार्यों की है। नहीं, अरे कौन बोला? मैंने तो कभी बताया आपको अष्टाध्यायी नहीं, आपने नहीं बताया, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है, सुना है। नहीं, आप जहाँ जो पढ़ा उसको वहीं भूलिए, यहाँ जो बताया जा रहा है उसकी बात को यहाँ रखिए। आपको समझाया था, आप याद करिए। अष्टाध्यायी के 2 विभाग किए थे पाणिनि जी के। अष्टाध्यायी है 7.25 अध्याय एक किया था, उसके बाद 3 पाद अलग किए से बाकायदा समझा करके, और ये भी बताया था इन सूत्रों में पढ़े गए, स्लाइड है वो बहुत अच्छे वाली, कि इन 3 पादों में पढ़े गए ही त्रिपादी है। कौन कह रहा था कि वो अलग है ना? नहीं, अष्टाध्यायी में नहीं, ठीक है, धन्यवाद आचार्य। ठीक है ना। हाँ, एक बार आप अष्टाध्यायी वाली स्लाइड को, जहाँ पर यह हमने समझाया है आपको पूर्वोत्तर सिद्धम, एक बार फिर से देखिए, आपको आ जाएगा। जी हाँ जी, ठीक है जी। चलिए जी, बहुत अच्छे। जी, हाँ अमर कुमार जी कहिए, अंतिम सवाल है आपका। जी, प्रियंका जी म्यूट कर लीजिए। जी हाँ कहिए। जी महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो आप 7 जो सूत्र बताया है, 7 जो सेकंड सूत्र बताया है, उसमें जो प्रश्न जो है, तो उसमें जो मान लीजिए है तो उससे हो जाएगा आदेश, और जो नाम है उससे हो जाएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम बहुत प्रयत्न किए समझने का, लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, आप हमें लिख करके पूछ लीजिएगा, है हम आपको बता देंगे, ग्रुप पे बता देंगे। आज हम आपको आपके लिए ग्रुप खोलेंगे भी, क्योंकि आज हमें यह अभ्यास कार्य भी पूछना है, तो वहां बताएंगे। चलिए तो समापन करते हैं, 8 बज गए। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने बाथरूम में टांग दी और क्या कहते हैं जब सर्वेभ्यो नमो नमः।
शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमो नमः आचार्य जी।